Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I'm ready to train your brain. So let's start. Our today's topic is for class 9th, matter in our surroundings. In our surroundings, we look at many things. कई चीज़ें हम देखते हैं, जैसे कि अपने आसपास कुछ भी है, आपकी बुक्स हैं, टेबल है, चेयर है, क्लॉथ्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, या कुछ भी हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो वो किसी न किसी मटेरियल का बना हुआ है। तो इस मटेरियल को ही साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाता है मैटर। दूसरी बात आप ये नोटिस करते हैं कि आपके सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं तो उनका कुछ ना कुछ एक शेप होती है, एक साइज होता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और उनमें कुछ ना कुछ वेट होता है यानी मास होता है। तो ये जो है जो मैटर है उसकी दो क्वालिटीज होती हैं कि मैटर हैज मास एंड वॉल्यूम। क्योंकि किसी भी मैटर में क्या होगा, दो क्वालिटी होती है उसकी, एक तो मास होगा यानी कि वेट होगा उसमें, और वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम यानी कि वो स्पेस जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जितना स्पेस वो। तो कोई भी मैटर की क्वालिटी है कि मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। तो इतना यहाँ आपको समझ में आया कि मैटर क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे मैटर के बारे में। तो सबसे पहले हम एंशिएंट इंडिया के फिलोसफर्स के बारे में बात करते हैं कि एंशिएंट इंडिया के फिलोसफर्स ने जो है वो मैटर को 5 बेसिक थिंग्स में डिवाइड किया था। उनका मानना था कि जितना भी मैटर है हमारे आसपास, जो भी मैटर होता है वो 5 बेसिक थिंग्स से मिलकर बना होता है, जिनको बोलते हैं पंच तत्व। ये पंच तत्व कौन कौन से थे? जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। इनको आप इंग्लिश में वाटर, एयर, फायर, स्काई एंड अर्थ ये बोल सकते हैं। तो मानना था हमारे एंशिएंट फिलोसफर्स का, यानी एंशिएंट या कह सकते हैं एंशिएंट साइंटिस्ट का, कि जो भी मैटर होता है वो इन 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। ऐसे ग्रीक के जो फिलोसफर थे एंशिएंट टाइम के, उनका भी मानना यही था कि ये जो मैटर होता है वो इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। लेकिन जो मॉडर्न साइंस के साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने जो मैटर को है वो 2 तरह से क्लासिफाइड किया है। वो कौन से तरीके हैं क्लासिफाई करने के लिए? एक तो उन्होंने किया है फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर, और दूसरा उन्होंने किया है केमिकल कैरेक्टर्स के बेस पर। तो दोनों तरह के क्लासिफिकेशन आपको क्लास 9th में पढ़ने को मिलेंगे, यानी दोनों तरह की बातें, यानी मैटर का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो भी पढ़ने को मिलेंगे और केमिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं वो भी पढ़ने को मिलेंगे। लेकिन अभी फर्स्ट चैप्टर जो आपका रहता है कि मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, उसमें आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया जाएगा। तो आज हम शुरू करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, यहाँ से शुरू करेंगे आप लोग। तो अब हम देखते हैं कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या होती हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर की जो हैं वो 2 होती हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और दूसरी होती है, दूसरी बात यहाँ ये जानने की कि हाउ स्मॉल दीज पार्टिकल्स आर। कि ये पार्टिकल्स जो हैं कितने छोटे हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों बातें समझने के लिए एक एक्टिविटी से इसको समझते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं पहले हम। तो क्या करेंगे पहले आप, ये एक बीकर लेंगे, बीकर समझते हैं आप लोग, लैब में जा चुके हैं कई बार। तो बीकर में आप लगभग 100 ml वाटर को उसमें फिल कर लेंगे, और फिर आपके पास जो इजीली अवेलेबल थिंग्स होती हैं जैसे कि शुगर एंड सॉल्ट, तो 1 स्पून शुगर डालेंगे इसमें आप, और क्या करेंगे उसको
स्टाइल करना शुरू कर देंगे किसी ग्लास रॉड से, यानी कि उसको घोलना शुरू करेंगे उसमें। तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि वो जो शुगर है उसके पार्टिकल्स आपको दिखना बंद हो जाएंगे और सिर्फ आपको एक सॉल्यूशन दिखाई देगा, यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन बना हुआ वाटर और शुगर का। तो उसमें क्या दिखता है आपको कि सबसे पहली बात तो आप उसमें ये देखिए कि वो जो शुगर है वो आपको दिखना बंद हो गई है, यानी वो शुगर कहाँ गई। और दूसरी बात, ये जो जितना भी आपका बीकर में वाटर फिल था, क्या उसका लेवल बढ़ गया? आप इसमें जितना भी वाटर लिया आपने वो यहाँ पर मार्क कर लीजिएगा, यहाँ किसी पेन से या मार्कर से बीकर के ऊपर कि कितना वाटर आपने लिया है। तो उसमें अब आप उसको जब आपने उसमें शुगर को स्टाइल कर लिया तो आप एक चीज़ और नोटिस करिए यहाँ पर कि क्या ये वाटर लेवल इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इतना देखने के बाद अब आप यहाँ इस पॉइंट पर आ जाइए कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब वो शुगर कहाँ गई? शुगर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में अपने डिवाइड हो गई और वाटर में जो है डिसॉल्व हो गई है। तो इससे आपको ये पता चला कि शुगर जो है, क्योंकि जब आप टेस्ट करेंगे तो उसमें आपको शुगर का टेस्ट आने वाला है इस सॉल्यूशन में। तो यानी कि शुगर तो उसमें प्रेजेंट है लेकिन उसके पार्टिकल्स जो है इतने छोटे हो गए कि आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन शुगर उसमें प्रेजेंट है। अच्छा, एक बात और यहाँ समझने की है कि पहले टाइम में ना दो एस्पेक्ट्स चलते थे यहाँ पर मैटर के पार्टिकल्स के बारे में। तो कोई एक एस्पेक्ट ये मानता था, मतलब एक मत के लोग ये मानते थे कि जो मैटर है वो कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस की मतलब कि जैसे कि कोई वुडन ब्लॉक है आपके पास कि बस इसी तरह होता है, यानी मैटर जैसा दिख रहा है वैसा ही है, यानी जितना जैसा ये एक मैटर दिख रहा है उतना ही होता है, इसके कोई पार्टिकल्स नहीं होते। और दूसरा मत जो था, दूसरा एस्पेक्ट ये था, वो लोग ये मानते थे कि मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। तो आज ये प्रूफ हो चुका है आज की डेट में कि मैटर जो है स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। इसलिए तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी यही रहती है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। ये इस वाली एक्टिविटी से आपने समझ लिया। या सॉल्ट भी आप इसको अगर इसमें आप स्टाइल करेंगे तो सॉल्ट भी घुल जाता है। अब बात करेंगे हाउ स्मॉल दीज पार्टिकल्स आर। ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ा कुछ ऐसा चीज लेंगे, ऐसा सॉल्यूशन बनाएंगे जिसमें कलर हो, जिससे आपको मेरी बात समझ में आए। तो आप यहाँ क्या करेंगे, वाटर लेंगे, 100 ml वाटर लेंगे, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल्स डाल देंगे इसमें। पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो उसको जो पानी में हम घोलते हैं तो पिंकिश वॉयलेट सा कलर देता है। तो ये आपका 100 ml जो है सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट के साथ वाटर के। अब आप क्या करेंगे कि ये जो फर्स्ट नंबर का बीकर है, अब आप एक और बीकर लेंगे, ऐसे 2 3 4 बीकर करीब ले लेंगे आप यहाँ पर, जिनमें 90 ml सब में क्लीन वाटर भर लेंगे। ठीक है, इन सब में 90 ml क्लीन वाटर डाल देंगे। अब आप बीकर 1 में से 10 ml वाटर लेंगे जो कि पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन है पिंक से कलर का। यहाँ से 10 ml जो वाटर आप लेंगे वो आप सेकंड वाले जार में डालेंगे। कितना? 10 ml इसमें से। तो जब आप इसमें से 10 ml डालेंगे तो ये वाटर भी जो है 100 ml वाटर हो जाएगा और इसमें थोड़ा सा कलर आपको दिखाई देगा, लेकिन ये सेकंड बीकर का वाटर का कलर फर्स्ट बीकर से थोड़ा लाइट रहेगा। ऐसे ही आप सेकंड बीकर में से 10 ml लेंगे और इसमें डालेंगे थर्ड बीकर में। ये सेकंड नंबर बीकर, ये थर्ड नंबर बीकर, ये सब क्लीन वाटर से भरे हुए पहले से ही 90 ml। अब इसमें से फिर 10 ml लेंगे और इसमें डालेंगे। तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि इन बीकर्स में एक के बाद एक जो लगे हुए लाइन्स है उनमें क्या हो रहा है कि इनके सॉल्यूशन का कलर जो है लाइट होता जा रहा है, लेकिन कलर अभी भी उसमें प्रेजेंट है। तो इससे क्या ऑब्जर्वेशन आपको मिला कि ये जो क्रिस्टल है पोटेशियम परमैंगनेट का, एक छोटे से क्रिस्टल से ही एक बड़ा वॉल्यूम जो वाटर का है उसको हम कलर कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है, आप घर में करके देखना चाहते हैं, तो आप जैसे वो होली वाले कलर होते हैं ना आपके, रेड कलर जो आप बलून फिल करते हैं उसमें पानी में मिला के, उस कलर के साथ भी आप ये वाला प्रैक्टिकल करके देख सकती हैं कि थोड़ा सा कलर घोलेंगे आप एक मग में और उसमें से थोड़ा थोड़ा वाटर अलग अलग मग में थोड़ा उसमें से डालते जाएंगे तो सब में आप देखेंगे कि कलर पहुंच रहा है। तो यानी कि वो जो कलर है या जो पोटेशियम परमैंगनेट है, इसके क्रिस्टल इतने छोटे, एक छोटे से क्रिस्टल से वो कलर पूरे में पहुंच रहा है। इसका मतलब उसके क्रिस्टल्स बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो गए हैं और उस पूरे वाटर को कलरफुल बना दिया है उन्होंने। तो ये दो बातें आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज पता चली किसके बारे में, मैटर के बारे में, कि मैटर जो है वो स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। और दूसरी बात, वो जो पार्टिकल्स हैं वो इतने स्मॉल हो सकते हैं कि आपको बेयर आइज से नहीं दिखें। अब ये कलरफुल सॉल्यूशन था तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही अगर शुगर सॉल्यूशन होता,
शुगर सॉल्यूशन होता है, या डेटॉल डाल के आप इस तरह से कुछ बनाते, तो डेटॉल कभी अगर 10 ml 10 ml 10 ml ऐसे करके ये आप एक के बाद एक पानी में डालते, तो उसकी स्मेल से आपको पता चलता कि हर पानी में डेटॉल की स्मेल आती है आपको, एक कुछ में ज़्यादा और बाद वाले में कम आती। या फिर आप जैसे शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं कि अच्छा सा ज़्यादा मीठा घोल बनाया आपने और उसमें से 10 ml इसमें 10 ml इसमें और 10 ml इसमें डालते गए, तो आप क्या देखेंगे कि लास्ट वाले में कुछ कम मिठास है लेकिन मिठास होगी। तो इस तरह से ये पता चलता है कि पार्टिकल्स आपको उसमें दिख नहीं रहे हैं कलर वाले से, इसलिए हमने समझा क्योंकि उसमें आपको दिखाई दे रहा है कलर, तो उससे आपको ये पता चला ना कि पार्टिकल्स तो पहुंच रहे हैं उसके, ठीक है। तो यानी पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो आपको कभी कभी इतने छोटे होंगे कि वो नेक डाइस से नहीं दिखाई देंगे। जैसे कि अगर आपने शुगर सॉल्यूशन बनाया तो शुगर के पार्टिकल्स आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो वाटर में डिसॉल्व हो गए हैं, लेकिन शुगर अभी भी वाटर में ही है ना, क्योंकि उसके पार्टिकल्स इतने छोटे छोटे हो गए कि आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये दो बातें यहाँ से आपको समझ में आई। अब ये बात आपको समझ में आ गई कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। तो अब हम मैटर के पार्टिकल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी जान लेते हैं यहाँ पे। तो दूसरा टॉपिक हमारा यहाँ यही रहेगा, मतलब दूसरा पॉइंट रहेगा इसके आगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ particle of the matter। तो मैटर की जो पार्टिकल्स हैं उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो पहले मैं आपको एक्टिविटी बताऊंगी, उसके बाद वो आपको निकल के आएंगी सामने कि कौन कौन सी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी मैटर के पार्टिकल। तो पहला जो है वो समझने के लिए हम पहले जो अभी मैंने एक्टिविटी बताई है शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन वाली, उसको ही फिर से रिपीट करते हैं। आपने कोई शुगर सॉल्यूशन बनाया, तो आप क्या देखते हैं आप कि उसमें आपको जो शुगर थी वो कहाँ गई, वाटर का लेवल भी इंक्रीज नहीं हुआ है आपका, और तो वो शुगर कहाँ गई, शुगर जो है अपने पार्टिकल्स में तो टूट गई, लेकिन उसके पार्टिकल्स गए कहाँ। तो क्या होता है कि ये जो कोई भी मैटर होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस पाया जाता है। तो वाटर पार्टिकल्स के स्पेस के बीच में शुगर पार्टिकल्स फिट हो गए और वो उसी सॉल्यूशन में बनी हुई है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या निकल के आया यहाँ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ऐसे देखते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पहला पॉइंट क्या निकल के आया, हैव स्पेस बिटवीन देम। यानी हमें इस एक्टिविटी से ये समझ में आया कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके बीच में स्पेस होता है। तो अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स के बीच में अलग अलग स्पेस होगा, जरूरी नहीं कि हर तरह के मैटर के पार्टिकल्स के बीच में इक्वल स्पेस हो, ठीक है। तो इसके बारे में आगे बात करेंगे हम। अब हम सेकंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे, तो उससे पहले भी हम एक एक्टिविटी लेंगे। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे कि आप एक बीकर में पानी लेंगे और आपके पास अगर लिक्विड इंक है रेड कलर की, ब्लू कलर की, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट है, या फिर कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट नीला थोथा बोलते हैं इसको, वो है। तो आप क्या करेंगे, इसमें 100 ml पानी लिया आपने बीकर में और उसमें इंक की एक ड्रॉप डालेंगे और उसको स्टायर नहीं करना है आपको, बस ऐसे ही इसको अनडिस्टर्ब्ड बीकर को छोड़ देना है। या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल लेंगे और उसको डाल देंगे पानी में और छोड़ देंगे ऐसे ही, या फिर आप ये कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल लेके डाल देंगे। तो आप क्या देखेंगे कुछ घंटों बाद, एकदम से नहीं आपको दिखाई देगा, कुछ घंटों बाद आप क्या देखेंगे, ये जो आपने डाला था इसमें इंक का जो ड्रॉप, वो क्या हुआ धीरे धीरे करके कुछ समय बाद आपको पूरा पानी रेड दिखाई देने लगेगा। अगर आपने रेड इंक डाली है, ब्लू इंक डाली है तो ब्लू दिखाई देगा। ऐसे कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट डाला है आपने तो पूरा पानी आपको पिंक दिखाई देगा, पोटेशियम परमैंगनेट का पिंकिश वायलेट, या फिर कॉपर सल्फेट वाले का आपको कैसा दिखाई देगा, थोड़ा सा ब्लू कलर आता है उसमें। तो आपने स्टायर नहीं किया है, अनडिस्टर्ब छोड़ा हुआ है उसको, तो ये क्या हुआ जिससे कि पूरा जो है पूरे में वो कलर जो है वो फैल गया, पूरे पानी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इससे क्या पता चला हमें कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनमें कंटिन्यूअसली मूवमेंट होता है। तो ये जो मूवमेंट होता है कंटिन्यूअसली,
इसको बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। ये जो मूवमेंट हो रहा है ना मैटर के पार्टिकल्स के बीच कंटिन्यूअसली, मूवमेंट मतलब इतना तेज मूवमेंट नहीं कि आपको दिखाई दे, मतलब वाइब्रेशन से होते हैं, कंपन से, ऑसिलेशन समझते हैं ना आप लोग, तो उस तरह के ऑसिलेशन होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में। तो जब पार्टिकल्स के बीच में ऑसिलेशन होंगे तो एक कलर है या एक पार्टिकल और एक मैटर के पार्टिकल और दूसरे मैटर के पार्टिकल्स दोनों के बीच में आपस में ऑसिलेशन हो रहे हैं, यानी कंटिन्यूअसली मूवमेंट हो रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, इंटरमिक्सिंग हो जाती है उनकी आपस में, अगर उनको एक साथ छोड़ दिया जाए। तो ये जो प्रोसेस है इंटरमिक्सिंग की, स्पॉन्टेनियसली यानी अपने आप होने वाली ये जो मिक्सिंग की प्रोसेस है इंटरमिक्सिंग की, इसको बोला जाता है डिफ्यूजन। जब दो मैटर के पार्टिकल्स स्पॉन्टेनियसली इंटरमिक्स हो रहे हैं आपस में, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे डिफ्यूजन। और ये जो इंटरमॉलिक्यूलर जो पार्टिकल्स में होने वाला ये जो कंटिन्यूअसली मूवमेंट है, उसको बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। ये बात यहाँ से आपको समझ में आई होगी। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। तो थर्ड पॉइंट को समझने के लिए भी हम क्या करते हैं, अब हम कोई एक्टिविटी नहीं, अब हम आपके साथ एक गेम खेलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 4-4 बच्चों की टीम बनानी है, 3, ठीक है। तो फर्स्ट टीम के जो 4 बच्चे हैं वो क्या करेंगे कि वेस्ट में हाथ डालेंगे एक दूसरे के और एक रोप बनाएंगे, इस तरह से चेन बनाएंगे, यानी कि ये कमर में हाथ डाल के एक दूसरे के आप ऐसे खड़े नहीं होते हैं, तो ऐसे करके ही 4 बच्चे जो हैं वो आपस में इस तरह से इंटरलॉक होंगे आपस में। सेकेंड चेन कैसे बनानी है हमें कि बच्चे जो है अपनी पाम को मतलब अपने हथेलियों को आपस में जोड़ेंगे, यानी इस तरह से हाथ बंद करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे और इस तरह से एक चेन का फॉर्मेशन करेंगे। और थर्ड टीम के जो बच्चे हैं 4 बच्चे, वो किस तरह की चेन बनाएंगे, वो इस तरह से बस टच करेंगे अपने हाथों को, ठीक है, और इस तरह की एक चेन बनाएंगे। और एक जो डैन होता है ना आपका हर गेम में, जो एक डैन बच्चा है वो क्या करेगा, इन तीनों तरह की चेन को तोड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि आप अगर फर्स्ट टाइप की चेन को तोड़ने की कोशिश करेंगे, जो बच्चे की अपनी वेस्ट में हाथ डाल के जिन्होंने बना रखी है चेन, तो उसको तोड़ने के लिए क्या होगा, आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो टाइटली इंटरलॉक्ड है। सेकेंड चेन ये पाम वाली है, उसमें थोड़ा सा कम फोर्स लगाना पड़ेगा देन फर्स्ट टीम, तो उसको भी ब्रेक कर लेंगे आप हर किसी को, लेकिन फोर्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ कि किसमें कितना फोर्स लगेगा। सेकंड टीम में थोड़ा कम फोर्स लगेगा आपको ब्रेक करने में सेकंड टाइप की चेन को, और जो थर्ड टाइप की चेन इस तरह से सिर्फ टच करके खड़े हुए हैं बच्चे, उसको आप इजीली ब्रेक कर सकते हैं, जो भी डैन है आपका बच्चा। तो यहाँ से एक पॉइंट क्या आपका निकल के आया, थर्ड पॉइंट, दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये 3 जो है कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आई अभी आपको मैंने जो एक्टिविटी समझाई उससे, कि पहली पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। सेकेंड, आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी कि उनके पार्टिकल्स के बीच में कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है। एंड थर्ड, अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि उनके जो पार्टिकल्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, अट्रैक्टिंग फोर्स जो होता है उनके बीच में पाया जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, जो मैटर के पार्टिकल्स जो एक दूसरे के उनके बीच में अट्रैक्टिंग फोर्स होता है, इसी वजह से वो जो है वो पास पास रहते हैं, कोई भी मैटर जो है वो पास पास रहता है। लेकिन ये जो अट्रैक्टिंग फोर्स है ये वेरीज रहता है मैटर टू मैटर, यानी किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में जो अट्रैक्टिंग फोर्स काम कर रहा है वो मैटर पर डिपेंड करता है, किस तरह का मैटर है उतना फोर्स होगा। तो यहाँ से आपको ये इतना समझ में आया कि मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ से आपको समझ में आई। हाँ, यहाँ जो सेकंड पॉइंट है इसमें एक बात और मेंशन करनी है मुझे, कि ये जो अट्रैक्टिंग फोर्स ये कंटिन्यूअसली जो मूविंग हो रही है किसी भी मैटर के बीच में, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी इसको बोला है हमने, ये काइनेटिक एनर्जी जो है मैटर का, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि इनके पार्टिकल्स के बीच में होने वाला मूवमेंट इनको हीट करने पर किसी भी मैटर को इंक्रीज हो जाता है। तो कभी आपने देखा होगा ना कि जैसे कि अगर आप थोड़ा सा हॉट वाटर लेंगे और उसमें आप अगर शुगर को स्टायर करेंगे, या स्टायर नहीं भी करेंगे, आप उसमें थोड़ा सा शुगर डाल के रख देंगे, तो वो थोड़ी देर बाद खुद ब खुद जो है वो उसमें घुल सी जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके बीच जो काइनेटिक एनर्जी है जो वाटर की, वो इंक्रीज हो गई है वाटर के पार्टिकल्स की, इसलिए। और तो ये जो है डिफ्यूजन पर भी जो है वो अपना असर दिखाती है। अगर आप डिफ्यूजन की प्रोसेस भी इंक्रीज हो जाएगी अगर आप मैटर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो ये काइनेटिक एनर्जी और डिफ्यूजन की दोनों ही प्रोसेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है ऑन द इंक्रीजिंग ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मैटर।
ठीक है, इतनी बात यहाँ से आपको समझ में आ गई। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं और इससे फैमिलियर हैं कि मैटर जो है वो 3 मेन स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इतना आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं और आप जानते हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सॉलिड, लिक्विड और गैस जो फॉर्म होती है मैटर की, वो उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टी उसमें किस किस तरह से पाई जाती है, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हुए चलेंगे हम यहाँ। तो सबसे पहले नंबर वाइज देखते हैं हम, कुछ प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ लिख के रखी हुई हैं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले शेप देखते हैं, सॉलिड की शेप। तो सॉलिड में आप लोग, जैसे कि आप लोगों के पास बुक्स होती हैं, पेन, पेंसिल, इरेजर, ये सब चीज़ें हैं, तो आप इनको लेके देखेंगे और अपनी किसी नोटबुक पर रखकर और उसकी बाउंड्रीज ड्रॉ करिए आप लोग। तो आप क्या देखेंगे कि जो शेप होती है किसी भी सॉलिड की वो फिक्स होती है। तो शेप कैसी होती है सॉलिड की? फिक्स्ड। लिक्विड की शेप कैसी होती है? फिक्स्ड नहीं होती है। लिक्विड की शेप फिक्स्ड नहीं होती है क्योंकि ये जिस कंटेनर में पोर किए जाते हैं उसी की शेप ले लेते हैं, तो ये नॉट फिक्स्ड। और गैसेस की शेप भी जो है नॉट फिक्स्ड होती है। अब बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, जो कि है साइज। साइज जो होता है सॉलिड्स का कैसा होता है? फिक्स्ड होता है, क्योंकि आपने सॉलिड देखे हैं ना, जितनी भी चीजें आपके पास हैं उनकी एक डेफिनेट बाउंड्री बनी हुई है, इरेजर है, पेंसिल है, पेन है, उनका साइज जो है फिक्स्ड है। ऐसे ही लिक्विड की बात करेंगे, लिक्विड का साइज जो है वो कैसा होता है? फिक्स होता है क्या? लिक्विड का साइज भी फिक्स नहीं होता क्योंकि वो जिस कंटेनर में पोर किए जाते हैं उसी की शेप और साइज ले लेते हैं। तो लिक्विड का नॉट फिक्स्ड और नॉट डेफिनेट भी बोल सकते हैं यहाँ। और गैसेस का साइज भी जो है नॉट फिक्स्ड होता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम वॉल्यूम की। वॉल्यूम को हिंदी में बोलते हैं आयतन। तो यानी जितना वो जगह घेर रही है वो, तो सॉलिड जो है उसका फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है क्योंकि वो जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगी वो फिक्स होगा क्योंकि उसकी शेप और साइज फिक्स है। ऐसे ही लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड होता है। मींस अगर आपने कोई 1 लीटर लिक्विड लिया है तो वो 1 लीटर ही रहेगा, तो उसका वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन उसकी शेप फिक्स नहीं होती है क्योंकि आप जिस कंटेनर में उसको पोर करेंगे तो वो उसकी शेप ले लेगा लेकिन उसका वॉल्यूम यानी वो रहेगा तो 1 ही लीटर ना, तो इसलिए इसकी जो वॉल्यूम होती है वो फिक्स्ड होती है। और गैसेस की वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स आपको पता है ना कि वो फ्री टू गो एनीवेयर होते हैं। तो वो आप मान लीजिए किसी कंटेनर में एयर है और उसमें, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि कितनी एयर है, उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। तो ये चीज जो है यहाँ ध्यान रखने की कि इनका वॉल्यूम जो है गैस का नॉट फिक्स्ड होता है, सॉलिड और लिक्विड्स का फिक्स्ड होता है। अब हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी की। कंप्रेसिबिलिटी मीन्स किसी भी सॉलिड, लिक्विड या गैस को कंप्रेस करना, यानी कि उसको ऊपर से और उस पर प्रेशर एक्सर्ट करना। तो क्या देखते हैं हम कि सॉलिड्स जो हैं वो लेस कंप्रेसिबल होते हैं, लिक्विड्स मोर देन सॉलिड कंप्रेसिबल होते हैं और गैसेस जो हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हुए चलेंगे हम कि आप सिरिंज जानते हैं ना, आप लोग इंजेक्शन लगाई जाते हैं, वो जो प्लास्टिक सिरिंज होती है विदाउट नीडल एक लेंगे, एक नहीं आपको 3 सिरिंज लेनी है। तो उसमें क्या करेंगे, सिरिंज के माउथ पर आप एक कैप लगा देंगे, उसके साथ जो आती है उसको कैप से बंद कर देंगे और उनका पिस्टन निकाल कर फर्स्ट को तो आप अनटच्ड रखेंगे क्योंकि गैस तो उसमें भरी हुई होगी, तो उसको खींच के उसमें गैस भर लेंगे और फिर उसका नोजल जो है वो बंद कर देंगे। सेकेंड में आप क्या करेंगे कि पानी भरेंगे और फिर पिस्टन लगा देंगे। और थर्ड में आप क्या करेंगे कि चॉक के छोटे छोटे पीसेस करेंगे और वो डालेंगे और फिर उसका पिस्टन लगाएंगे और फिर आप तीनों को जो है प्रेशर देंगे पीछे से, जैसे इंजेक्शन लगाते हैं ना तो उसको पुश करते हैं, तो पीछे से आप जब पुश करेंगे पिस्टन को तो आप क्या देखेंगे, क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा आपको कि ये जो सॉलिड भरा हुआ है जिसमें यानी कि चॉक के पीसेस भरे हुए हैं वो सिरिंज तो आपकी बहुत कम कंप्रेस हो रही है, यानी कंप्रेसिबिलिटी कैसी है, बहुत कम, यानी नेग्लिजिबल होती है, यानी ना के बराबर। लिक्विड्स की मोर देन सॉलिड्स और गैसेस की हाईली कंप्रेसिबल।
तो आप तीनों सिरिंज का जब ऑब्जर्वेशन करेंगे फिर आप लिक्विड वाली सिरिंज को क्योंकि आगे से नोजल बंद है तो वो आगे से निकलेंगे तो नहीं ना उसमें लिक्विड वगैरह जो भरे हुए हैं, तो जब आप पीछे से उसको प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा पिस्टन और फिर रुक जाएगा। और गैसेस में क्या होगा कि आप पिस्टन को आगे करेंगे तो वो लिक्विड से ज्यादा दूरी तक जाएगा। तो यानी कि गैसेस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल रहेंगी इस तरह से, यानी इनको कंप्रेस किया जा सकता है गैसेस को कंप्रेस करने का एग्जांपल आपके ये एलपीजी सिलेंडर, सीएनजी सिलेंडर्स या ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हॉस्पिटल में यूज होते हैं, वहां पर क्या होता है कि गैसेस को कंप्रेस करके सिलेंडर में फिल किया जाता है जिससे कि ज्यादा वॉल्यूम जो है गैस का वो फिल हो सकता है उस सिलेंडर में और एक जगह से दूसरी जगह वो ले जाए जा सकते हैं। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट हमारा रिजिडनेस। रिजिडनेस क्या होता है कि जब किसी भी मैटर को आप कंप्रेस करें और कंप्रेस करने पर उसकी शेप और साइज चेंज ना हो, बल्कि अगर ज़्यादा कंप्रेस करेंगे आप उसको तो वो ब्रेक हो जाए, तो वो कंडीशन कहलाती है रिजिडनेस। तो सॉलिड्स जो है वो रिजिड होते हैं क्योंकि वो अगर आप उसको ज्यादा कंप्रेस करेंगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन वो जो है कंप्रेस होने से उसका शेप और साइज जो है वो चेंज नहीं होता है। ऐसे लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड की रिजिडनेस कैसी होती है? नॉट रिजिड होते हैं ये, क्योंकि ये फ्लो होते हैं, ये फ्लूइड होते हैं, लिक्विड और गैस फ्लो होते हैं ना, बहते हैं दोनों चीजें इसलिए, और गैसेस भी नॉट रिजिड। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में हमें ये देखना है, अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी मैटर के पार्टिकल्स जो हैं वो उनके बीच में स्पेस पाया जाता है। जब आपने पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स समझी थी तो मैंने बताया था ना कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस पाया जाता है। तो उसी स्पेस के बारे में आप बताएंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेज में कितना कितना स्पेस होता है। तो आप इस तरह से समझिए कुछ कि सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि बहुत ही पास पास होते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी कि इनके बीच में क्या होगा? लेस होगा, बहुत ही कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड्स की पार्टिकल्स के बीच बहुत कम होता है, इसी वजह से इनकी शेप, साइज और वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड रहता है। इतनी बात आपको समझ, और इसीलिए ये जो कंप्रेसिबिलिटी है इसकी ये भी नेग्लिजिबल होती है। किस वजह से? इसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की वजह से ही, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है। सेकंड नंबर पर देखेंगे हम लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच थोड़ा सा ज्यादा होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी कि हम कह सकते हैं मोर देन सॉलिड्स। और गैसेस के पार्टिकल्स के बीच जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, यानी कि यहां पर हम लिख सकते हैं मोर देन लिक्विड्स, ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा होता है, या फिर ये भी बोल सकते हैं हम यहाँ कि सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। इतना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है कि फिर इनके बीच जो है कोई भी अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं करता है और ये फ्री टू गो एनीवेयर होती है, यानी कहीं भी अपने हिसाब से जा सकते हैं गैसेस के पार्टिकल्स। और इसीलिए गैसेस का जो है कि शेप, साइज एंड वॉल्यूम ये तीनों ही नॉट फिक्स होते हैं, क्योंकि इनका जो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही ज्यादा होता है। हाईली कंप्रेसिबिलिटी भी इसीलिए इनमें पाई जाती है और रिजिडनेस भी नहीं होती है। ऐसे ही ये जो लिक्विड की बात है तो इनका जो स्पेस है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वो सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी कि इनके पार्टिकल्स के बीच जो वाइब्रेशन करने के लिए जगह भी ज़्यादा होती है, इसीलिए इनका जो है शेप एंड साइज फिक्स्ड नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स इतनी दूर भी नहीं है कि इनका अट्रैक्शन फोर्स जो है वो नेग्लिजिबल हो जाए। तो अभी हम यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बाद फोर्स की ही बात करने वाले हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ ऐसा होता है कि जिस भी मैटर के पार्टिकल्स के बीच या मॉलिक्यूल्स के बीच जितना ज्यादा स्पेस होगा उतना ही कम जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। तो ये बिल्कुल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच स्पेस ज्यादा है तो फोर्स कम होगा, फोर्स ज्यादा है तो स्पेस कम होगा। तो इसी तरह से हम देख लेंगे कि सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच स्पेस जो है वो बहुत कम है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कितना होगा? बहुत ज्यादा होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग होगा इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कि इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, यानी कि आपस में बहुत पास पास होता है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है इनके बीच में, इसीलिए इनका शेप, साइज और वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड है। और इनके कंप्रेसिबिलिटी भी जो है वो नेग्लिजिबल है, क्योंकि अगर आप कंप्रेस करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएंगे लेकिन इनका शेप चेंज नहीं होगा। लिक्विड की बात करें अगर हम, तो इनमें जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है लेस देन सॉलिड्स होता है।
लेस देन सॉलिड्स होता है, लेकिन इतना कम भी नहीं होता है इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कि ये जो है अलग अलग चले जाएंगे मॉलिक्यूल्स। यानी आपने देखा ना लिक्विड्स रहते हैं तो सब एक साथ फ्लो भी करेंगे तो सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ फ्लो करेंगे, पानी को बहते हुए आपने देखा है। तो इसलिए ये फ्लूइड इसीलिए होते हैं क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है थोड़ा कम होता है सॉलिड से, इसलिए इनमें फ्लो होने की टेंडेंसी होती है। और फ्लो होने की टेंडेंसी गैसेस में भी होती है, ये दोनों फ्लूइड में आते हैं, लिक्विड एंड गैसेस। लेकिन इनका इतना होता है मॉलिक्यूलर फोर्स इनके बीच में, इनके पार्टिकल्स के बीच में, कि ये जो है अकेले अकेले कहीं नहीं जा सकते हैं, एक एक पार्टिकल अलग अलग कहीं नहीं जाएगा। तो इसीलिए इनका जो है वो वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है, लेकिन शेप एंड साइज फिक्स नहीं रहते हैं। और कंप्रेसिबिलिटी में मोर देन सॉलिड्स, यानी कि इनको थोड़ा बहुत कंप्रेस किया जा सकता है। और रिजिडनेस भी नहीं होती है क्योंकि वो ये फोर्स की वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है यानी कि आपस में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इनका कम रहता है, इसलिए रिजिड नहीं होते हैं। गैस की बात करेंगे तो गैस में जो है नॉट प्रेजेंट हम कह सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नॉट प्रेजेंट, इसीलिए इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्री टू गो एनीवेयर होते हैं। जैसे कि आपने देखा है ना कि गैसेस, हवा जो है वो कहीं भी जा सकती है, गैसेस जो है कहीं भी जा सकती हैं। अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से एक बात और यहाँ पर आपको समझनी है कि ये जो डिसॉल्व हो जाते हैं आपस में, अभी जो हमने बताया पढ़ाया आपको, तो ये जो डिसॉल्व होने की जो टेंडेंसी है आपस में एक दूसरे की, वो गैसेस की सबसे ज्यादा होती है। गैसेस जो है वो आपस में जल्दी इंटरमिक्स होती है, जल्दी ही डिसॉल्व होती है एक दूसरे में। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दोनों ही, स्पेस बहुत ज्यादा है और फोर्स बहुत कम है, इसीलिए इनके पार्टिकल्स आपस में जल्दी से इंटरमिक्स होते हैं, क्योंकि वो आप कहीं भी जा सकते हैं, फ्री टू गो एनीवेयर है वो, इसीलिए। और अगर यहाँ हम देखें कि लिक्विड्स के बीच में देखें कि इंटरमिक्सिंग जो है वो गैसेस से थोड़ा कम रहेगी, और सॉलिड्स की अगर कंपैरिजन में देखें तो थोड़ा ज्यादा रहेगी। जैसे लिक्विड में लिक्विड मिलाना है आपको कोई, तो उसमें लिक्विड में डिफ्यूजन जल्दी होगा, जबकि आपको किसी सॉलिड और लिक्विड के बीच आपस में डिफ्यूजन होता देखेंगे आप, तो वहां पर थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं शुगर सॉल्यूशन का, कि अगर शुगर और वाटर को आपस में इंटरमिक्स होना है यानी डिफ्यूजन होना है उनके बीच में, तो उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। जबकि कोई लिक्विड है जो मिजिबल लिक्विड्स होते हैं, इमिजिबल की बात नहीं हो रही है, मिजिबल लिक्विड्स होते हैं, उनके बीच में डिफ्यूजन बहुत जल्दी से हो जाएगा। जैसे कि शुगर सॉल्यूशन और वाटर अलग अलग हाफ हाफ ग्लास रखेंगे तो उनके पार्टिकल्स के बीच डिफ्यूजन बहुत जल्दी होगा। ठीक है, तो इतना ये आपको स्टेट ऑफ मैटर इस तक यहाँ आपको इस चैप्टर में समझ में आया होगा। अब टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और इस चैप्टर में जो है अभी काफ़ी टॉपिक बचे हुए हैं आपके। सोचा तो मैंने था कि एक ही वीडियो बना दूंगी आपके लिए, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो ठीक है, इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगी मैं आपके लिए। आगे का जो है वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, जो भी टॉपिक बचे हुए हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलूंगी आपसे इसके पार्ट 2 के साथ। टिल देन कीप स्टडीइंग, क्योंकि बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।